नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीनों की ही दूरी रह गई है। संभव है कि मार्च से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मई तक इस देश को नई सरकार मिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि नई सरकार एक बार फिर मोदी के नेतृत्व वाली बनेगी या फिर देश के एकदम नई सरकार और नया प्रधानमंत्री मिलेगा। हालांकि इतना तो तय है कि इस बार मुकाबला काफी कांटे का होने वाला है। वैसे लोकसभा चुनाव से इतर भी साल 2024 देश की सियासत और राजनीतिक दलों के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनावों के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिन पर भाजपा, कांग्रेस समेत और भी राजनीतिक दलों की निगाहें लगी हुई हैं। 2024 में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कुल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में तो लोकसभा चुनावों के करीब ही विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से इतर भी राजनीतिक दलों के लिए 2024 का साल काफी अहम है। 2024 पूरी तरह से चुनावी साल है। लोकसभा चुनावों के साथ इन राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भी देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्ष दोनों की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ इन राज्यों में कौन सी पार्टी अपना विजय पताका फहरा सकती है, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ इन राज्यों के चुनाव भी भाजपा और विपक्ष दोनों ही के लिए काफी ज्यादा अहम है। साथ ही इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ना तो भाजपा ही सत्ता में है और ना ही कांग्रेस, बल्कि उन राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता पर राज कर रही हैं। फिर तो चाहे ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर झारखंड, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इन राज्यों पर पूरी निगाहें लगाए बैठी है। दोनों का ही प्रयास इन राज्यों में अपनी सत्ता हासिल करने का है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत जिन 4 राज्यों में लोकसभा चुनावों के आसपास ही चुनाव होने हैं, उनमें से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि सिक्किम विधानसभा में बीजेपी खाली हाथ है। हालांकि सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में है। वहीं ओडिशा में भी भाजपा कांग्रेस सत्ता से दूर है। वहां नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल की सरकार है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। हालांकि इस बीच बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से भाजपा से नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या यूं कहें कि भाजपा इन क्षेत्रीय दलों से नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि इन क्षेत्रीय दलों के सहारे ही वो इन राज्यों में अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ ही आसपास जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस खाली हाथ है, यानी एक भी राज्य में पार्टी की सरकार नहीं है। इन राज्यों में इस बार बीजेपी की रणनीति क्या है और कांग्रेस के साथ ही बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस और एसकेएम की तैयारी कैसी है, इसको लेकर भी सियासत काफी गरमाई हुई है। पहले जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में एक जगह बीजेपी की सरकार है, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल की। पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए साख बचाए रखने, सरकार रिपीट करने की चुनौती होगी, तो वहीं पार्टी का असली टेस्ट ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चुनाव में होगा। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के सामने इन दोनों राज्यों में नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस को चुनौती दे पाने की चुनौती होगी, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में सत्ता पर काबिज ये दोनों ही क्षेत्रीय दल काफी मजबूत है। ऐसे में यहाँ पर अपने लिए रास्ता बनाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा का कोई जनाधार अभी तक नहीं बन पाया है। हालांकि इन चुनावी राज्यों में पैठ बनाने के लिए भाजपा काफी प्रयास कर रही है और निचले स्तर से अपनी रणनीति को अंजाम देने में लगी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इन राज्यों में खुद को स्थापित करने का पूरा प्रयास करेगी। हालांकि भाजपा के पास पीएम मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता है। भाजपा जहां भी चुनाव में जाती है वो सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। वहीं ओडिशा में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र सरकार के काम गिना रही है। ओडिशा में बीजेपी ने जब रणनीति बदल ली है, यहाँ खुद भाजपा को स्थापित करने के लिए नवीन पटनायक के डोरे डालने का प्रयास कर रही है। पार्टी के नेता सीएम नवीन पटनायक को
टारगेट करने से परहेज कर रहे हैं और उनके आसपास मौजूद लोगों, बीजेडी के दूसरे नेताओं और पटनायक सरकार के मंत्रियों पर हमला बोल रहे हैं। यानी कि साफ है कि भाजपा भी जानती है कि ओडिशा में वो बिना नवीन पटनायक के कंधे के आगे नहीं बढ़ सकती है। वहीं अगर इन चुनावी राज्यों में मुद्दों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां की सियासत कास्ट से अधिक क्लास बेस्ड है। सिक्किम में लेप्चा जैसे मूल सिक्किमी और गोरखाली जातियां जीत हार तय करती हैं, तो वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गरीब और गरीबी बड़ा मुद्दा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चीन के साथ अगली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य हैं। ऐसे में यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है, जिसको लेकर कांग्रेस व राहुल गांधी लगातार ही भाजपा और पीएम मोदी पर हमलावर रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि अरुणाचल में चीन काफी आगे तक अंदर आ गया है और वो लगातार अरुणाचल में अपना जाल फैलाता जा रहा है। हालांकि जब भी भाजपा की मोदी सरकार इस मामले पर कुछ भी करने से कतरा रही है, जबकि पिछले 2 बार से चीन ने अरुणाचल के रास्ते ही घुसपैठ भी करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार इन सभी मसलों पर मिट्टी डालती आई है ताकि वो अपनी नाकामी को बचा सके। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को भाजपा को घेरने का पूरा प्रयास करेगी। सिक्किम में तो भाजपा शून्य पर है, लेकिन सत्ताधारी एसकेएम के साथ पार्टी का गठबंधन है। ओडिशा में बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय फाइट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया था। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के साथ ही टीडीपी और बीजेपी भी मुकाबले को चौतरफा बनाने की कोशिश में है। सूबे में गठबंधन को लेकर कयास तो लगते रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी जैसी पार्टियां अब तक ना तो खुलकर एनडीए के साथ आई हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के ही साथ।